संजीवनी जितनी इंपॉर्टेंट भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के लिए थी, यह संजीवनी उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेन में जहां रस्सी से बांधकर किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी के हिसाब से खींचा जा रहा है, वहां पर बस यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होगी। फिर आप कभी भी कॉन्स्ट्रेन, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेन में बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी 5 बातें बहुत ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे जीवन को बदल कर रखेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर लेकर आ रहा हूं संजीवनी बैच में आपके लिए। संजीवनी जितनी इंपॉर्टेंट भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के लिए थी, यह संजीवनी उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बस उस समय भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के पास हनुमान थे और इस समय आपके पास हम हैं। तो मन लगाकर बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए इतना शानदार कंसाइज्ड कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि बहुत कम से कम समय में आप अपना पूरा का पूरा 11वीं क्लास का लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। पूरा 11वीं क्लास का कंटेंट आपका इस बैच के थ्रू कवर हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हुआ, चाहे वो केमिस्ट्री का हुआ, चाहे वो मैथ्स का हुआ, इफ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है सर, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्ट्रेन मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए सर बढ़ते हैं अपने लेक्चर की पहली स्लाइड की तरफ और देख लीजिए भाई, आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्स्ट्रेन क्या होता है, फोर्स क्या होता है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। ये बेसिक 3 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मन लगाकर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको यह श्योरिटी देता हूं कि ये 1 घंटे 45 मिनट में आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वो बहुत खास चीजें सीख पाएंगे जो आपने आज के पहले नहीं देखी, नहीं सीखी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं अपने पहले पोर्शन की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। कहीं ये कॉन्स्ट्रेंट लिखा होता है, कहीं ये कॉन्स्ट्रेंट लिखा होता है, तो बहुत परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मोशन, ऐसा मोशन जो रिस्ट्रिक्ट हो एक ही तरह से चलने के लिए, उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्ट्रेन मोशन। कौनो खास बात नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं भाई। मन लगा के पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, सब समझ आएगा। तो चलो भाई कॉन्स्ट्रेन मोशन की शुरुआत कर ही देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपके पास एक दूसरा ब्लॉक है और ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये एक सरफेस के ऊपर, ये एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। ये है आपकी वो सरफेस, ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। वो रस्सी आपको दे रखी है कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इसके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं F। ध्यान से देखना, इस ब्लॉक के ऊपर अपन एक फोर्स लगा रहे हैं F इधर की तरफ। तो क्या होगा, अगर मान लो ये ब्लॉक आगे की तरफ चला a एक्सेलरेशन से, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये a एक्सेलरेशन से आगे चला, तो इससे क्या होगा, देखो ये ब्लॉक से ये रस्सी जुड़ी हुई है, ये रस्सी एक यहां जुड़ी है और एक रस्सी का ये पॉइंट है। ठीक है, अगर ये पूरा ब्लॉक a एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब रस्सी का ये वाला पॉइंट भी a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है सर, आगे की तरफ जाएगा। इधर आप रैंडम कहीं पॉइंट बनाएंगे तो ये भी a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ ही जाएगा। बहुत साधारण सी बात है, कौनो खास बात नहीं है भाई। अब यहां आ गए, इस रस्सी को एक पॉइंट यहां देखा, इस रस्सी का एक पॉइंट यहां देखा, देखा कि ये रस्सी भी a से आगे जा रही है और ये रस्सी भी a से आगे, रस्सी का ये पॉइंट जो यहां बंधा था वो भी a से आगे जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक a से आगे की तरफ जा रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जिधर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट है चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉक यहां जा रहा है तो ये ब्लॉक इधर उधर घूमने लग जाएगा, नहीं, ये बाउंडेड है आगे जाने के लिए। इस तरह के मोशन को बोला जाता है कॉन्स्ट्रेन मोशन। ठीक है सर, अच्छा कैसे आप कह रहे हो, अब मुद्दे वाली बात यह है, कैसे आप कह रहे हो कि इस रस्सी के 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है। समझो, अगर 2 पॉइंट्स हैं, इस रस्सी के 2 पॉइंट से ए और बी, ये अपना पॉइंट ए है और ये अपना पॉइंट बी है। मैं यहां बता रहा हूं, मान लो ए पॉइंट वाले का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए और ये बी वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए बी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और बताओ। अगर मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ए बड़ा हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ बी से, तो क्या होता, ये इसको अप्रोच कर लेता और अप्रोच करता तो क्या रस्सी ढीली पड़ जाती। अरे बात समझ आ रही। और ऐसा तो होगा नहीं कि तुम F4 से इसको खींच रहे हो और बीच में रस्सी ढीली हो जाए, नहीं सर। अच्छा, अगर ऐसा हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ B हो जाए तो क्या होगा,
अगर इसका एक्सेलरेशन इससे कम हो जाए तो ये आगे भाग जाएगा और रस्सी, यहां पर जो अपनी रस्सी होगी, ये रस्सी टूट जाएगी। सर बहुत बढ़िया, रस्सी टूट जाएगी। चलो भाई बहुत अच्छा। और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां जो रस्सी है अपनी, ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी। लेकिन भाई कॉन्स्ट्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड है कि इस रोप के अंदर टेंशन आएगा। जब आप इसको आगे खींच रहे होगे स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा। और अगर टेंशन डेवलप होगा, तो मतलब रस्सी ढीली नहीं है। और अगर रस्सी टूट नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है। एंड दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट मोशन। कौन खास बात नहीं है भैया, मन लगा के पढ़ोगे, समझोगे, सब जाके भेजे में सेट होगा, बहुत आसानी से सेट होगा। इसमें कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, देखो कॉन्स्ट्रेंट मोशन का एक और बढ़िया एग्जांपल देखो, ये एक बॉक्स है, ये एक दूसरा बॉक्स है, समझना, ये बॉक्स ए है और ये बॉक्स बी है। अगर मैं बॉक्स ए को 10 मीटर पर सेकंड से आगे खींच रहा हूं, तो मेरा जो पीछे वाला बॉक्स है ये भी कितने से आगे जाएगा भाई, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से ही आगे जाएगा। अगर ये ज्यादा तेज चल जाता तो ये रस्सी स्लैक कर जाती, और अगर ये धीरे चलता तो ये रस्सी टूट जाती। और यही रस्सी इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है ए को कि तुम किसकी डायरेक्शन में चलो, तुम बी की डायरेक्शन में चलो। और जब हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो ना तो हमारी रस्सी ढीली होनी चाहिए और ना ही हमारी रस्सी टूटनी चाहिए। रस्सी में खिंचाव है, मतलब रस्सी में एक फोर्स है, जिस फोर्स का नाम है भाई टेंशन। इसके बारे में आपको बहुत आराम से, बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक लाइन पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अभी हम अपने जिस पार्ट से चिपक कर रहने वाले हैं, यह पार्ट है हमारा कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, किताबों में कहीं ये अलग जगह दिया होता है, कहीं ये मिक्स करके दिया होता है, कहीं इस टॉपिक का नाम ही नहीं होता है। बस जहां जरूरत पड़ती है वहां इसको यूज कर लिया जाता है। बट इसका होना, इसका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जान जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इंटरमीडिएट पार्ट्स हैं, वो आप आसानी से समझ पाओगे और क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। तो इस कॉन्स्ट्रेंट मोशन का जो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट हमको देखना है, वो क्या देखना है बच्चा, वो हमको देखना है स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का सिंपल सा मतलब है कि रस्सी का एक ही आपको कॉन्सेप्ट है कि ना तो वो ढीली पड़नी चाहिए और ना ही वो टूटनी चाहिए। बस आपको ये बातें याद रखनी है, रस्सी ना तो ढीली पड़नी चाहिए और ना ही टूटनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट समझने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। समझिए, अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एनिमेशंस के साथ एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। बढ़िया सी ड्राइंग है। मैं कोशिश किया हूं कि पीपीटी को इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि जब आप पढ़ो, देखो, समझो तो आपको मजा आए। यार क्या बात है यार, मास्टर ने क्या पढ़ा है। और लेक्चर खत्म करने के बाद आपको यह फील आ जाना चाहिए, ये फील जरूर आ जाना चाहिए कि यार मास्टर ने जो पढ़ाया है वो बहुत दमदार पढ़ाया है। और अगर ये फील आया तो भाई मुझे इससे बड़ी संतुष्टि कुछ नहीं हो सकती। और अगर आपको मजा आया लेक्चर पढ़ने के बाद, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आपके लिए बहुत सारा काम है जो इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि ये ए ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो जो पीछे वाला ब्लॉक होगा इसकी रफ्तार कितनी होगी, ये समझना है सर। वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भाई मुझे सिंपल सी बात ये समझ आ रही है कि अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। क्या कि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बना दूं, देखो अगर मैं एक पॉइंट यहां पर बना दूं और एक पॉइंट इस रस्सी पे बना दूं, तो ये रस्सी अगर इससे अटैच्ड है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो पीछे वाला पॉइंट है वो भी इसकी डायरेक्शन में कितने से जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड से। मतलब इस रस्सी पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट कितनी रफ्तार से चल रहा होगा भाई, कितनी रफ्तार से चल रहा होगा भाई, 8 मीटर पर सेकंड से। किसके अलोंग, रस्सी के अलोंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मुझसे कहा गया कि ये कितनी रफ्तार से आगे जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि रस्सी की डायरेक्शन में हवा में उड़ जाएगा, नहीं, ये जाएगा तो आगे ही। तो सवाल है कि कितनी रफ्तार से आगे जाएगा। तो देखो, ये रस्सी इस ब्लॉक पर, समझना, ये रस्सी इस ब्लॉक पर यहां बंधी है,
ये रस्सी इस ब्लॉक पर यहां बंधी है, ये पॉइंट इधर की तरफ, ध्यान से देखना, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, VB से। लेकिन इसकी रफ्तार, इस पॉइंट की रफ्तार इसके अलोंग कितनी होनी चाहिए, तो 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 8 मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज जो हमारी रस्सी है वो टूट जाएगी सर। अगर 8 मीटर पर सेकेंड नहीं हुआ तो जो हमारी रस्सी है, ये रस्सी हमारी टूट जाएगी। मतलब VB का जो कंपोनेंट रोप के अलोंग जाएगा वो कितना जाएगा, तो वो जाएगा सर VB cos 37, और ये किसके बराबर होगा, ये 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। याद रखना, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का बस एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या याद रखेंगे भाई, मेरे साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग, किसके अलोंग, रोप के अलोंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। रोप की वेलोसिटी के बराबर, रोप की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, समय के साथ समझना, यही वेलोसिटी की जगह आप क्या नाम रख सकते हो, ये वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन से रिप्लेस हो जाएगा तब भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अगर यही डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो जाएगा तब भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं। मतलब क्या, जैसे मैं कह रहा हूं यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, अगर मैं यही लाइन को एक और तरह से कह दूं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रोप के अलोंग रोप के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, और इसी को मैं तीसरी तरह से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रोप के अलोंग रोप के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। खत्म, बात हो गया सारा का सारा कॉन्सेप्ट। लो भैया, ये VB cos 37 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से अगर मुझे VB निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई cos 37, और हम जानते हैं cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 नीचे 5 ऊपर, और ये अपने पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, किसका भाई, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। अपना अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, ये भी किसका सवाल है सर, ये भी स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट का ही क्वेश्चन है। समझना कैसे भाई, कि यहां पर देखो एक पॉइंट रोप का यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। ठीक है भाई, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की रफ्तार इधर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाले पॉइंट की क्या रफ्तार होगी, समझो। अब जो रफ्तार इस वाले पॉइंट की होगी वही इधर होगी, 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 और वही इधर भी होगी। अब देखो, ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक पर यहां बंधी है। याद रखना, ये रस्सी इस ब्लॉक पर जस्ट यहां बंधी है। ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है v रफ्तार से। कितनी रफ्तार से भाई, v रफ्तार से। बहुत बढ़िया, तो इसकी जो भी रफ्तार रोप के अलोंग होगी वो वेलोसिटी ऑफ रोप के बराबर होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रस्सी ढीली ना पड़े या मेरी रस्सी ना टूटे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो रफ्तार होगी वो रोप के अलोंग रोप की रफ्तार के बराबर होगी। देखो सर, तो अब क्या करोगे भाई, कुछ खास बात नहीं है। ये आपका रोप का डायरेक्शन हो गया, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये आपका 53 है, ये भी आपका 53 हो गया। अब 10 का जो कंपोनेंट इधर आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 10 cos 53, मतलब वेलोसिटी ऑफ रोप। ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रोप। तो हमको वेलोसिटी ऑफ रोप क्या मिल गया, ये मिल गया 10 cos 53। और जो रोप की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग इसके बराबर होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ है v, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रस्सी टूटे ना, तो इसकी वेलोसिटी रोप के अलोंग जो आएगी वो कितनी आएगी सर, वो आएगी v cos 37। बहुत बढ़िया,
10 cos 53 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3/5, v cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, 5 से 5 कट जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, दैट इज v इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या ये बात समझ आई? सिंपल सा, बस एक ही लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है कि स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट में जहां रस्सी से बांधकर किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी के हिसाब से खींचा जा रहा है, वहां पर बस यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होगी। फिर आप कभी भी कॉन्स्ट्रेंट, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट में बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये एच.सी. वर्मा का भी क्वेश्चन है, बहुत सारी और किताबों में भी दिया हुआ है। बढ़िया सवाल है, दमदार क्वेश्चन है, आसानी से समझा जाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए। क्या समझा जाए भाई कि ये एक रस्सी है, देखो ये एक रस्सी है, ये u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब रस्सी के हर पार्टिकल की जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी, वो u होगी। अब यहां पर समझना, रस्सी के हर पार्टिकल की रफ्तार कितनी होगी, u होगी। ये भी u से इधर खींचा जा रहा है, ये u से इधर जा रहा है, ये u से इधर जा रहा है। अरे भाई ये देख लो ना, सब u से नीचे जा रहे हैं। और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, ये जो अपना m मास का ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। ध्यान देना, ये जो है, ये जो रस्सी है यहां बंधी है, जस्ट इसके नीचे ये पॉइंट है। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, देखो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होगी, तो जो कंपोनेंट उधर जाएगा वो कितना होगा सर, v cos थीटा। और v cos थीटा किसके बराबर होगा, रोप की वेलोसिटी कितनी है, u है, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u बाई cos थीटा, या इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, u sec थीटा। दिस इज द आंसर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही सुव्यवस्थित आंसर है ये आपके पास। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रोप के अलोंग रोप की वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट्स इट। बस इसी को याद करके रखो, सारे के सारे कांस्टेंट के क्वेश्चंस होते आपसे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, और जितने कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास ऐसी ही पंच लाइन्स हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना ताकि आप अपना सवाल लगा सके सर। ठीक है, अभी मैं इस बैच में बहुत डिटेल्ड फिजिक्स नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि वी आर लिमिटेड टू सम पर्टिकुलर डायरेक्शनल फैशन की आप उतनी चीजें बता दी जाएं कि आपका क्वेश्चन जेईई मेंस में ना अटके। और आप भी यही चाहते हैं कि इस समय मुझे 11वीं क्लास इतनी आ जाए कि मैं अपना 11वीं क्लास का लगभग सारा क्वेश्चन जेईई मेंस का कर ले जाऊं। तो मैं आपको यह वादा करता हूं कि मैं जितने कॉन्सेप्ट यहां पढ़ा रहा हूं थ्रू आउट माई लेक्चर, एक भी सवाल आपका जेईई मेंस के बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो मैं पढ़ा दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट पर, इसी कॉन्सेप्ट से सारे के सारे सवाल आएंगे। बस आपको बहुत थॉरली इस सीरीज को फॉलो करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। बस क्या पे करना है, अपनी ईमानदार मेहनत। आपको जो ज्ञान मिलेगा कम समय में, कंसाइज्ड फैशन में, वो ज्ञान आपके दिमाग को बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है सर, इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि अपन लेक्चर्स थोड़े छोटे रखेंगे। भले ही लेक्चर्स का नंबर थोड़ा बढ़ाना पड़े, बट लेक्चर्स थोड़े छोटे रखेंगे ताकि बच्चा अगर बैठ रहा है तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट बैठ के एक बार में अपना पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर ले जाए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और सवाल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। कहा जा रहा, रिंग ए which can slide on a smooth wire is connected to one end of a string as shown in figure. Other end of the string is connected to a hanging mass B. ध्यान देना, ये एक हैंगिंग मास B से कनेक्टेड है। फाइंड द स्पीड विद द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वायर एंड मास B इज गोइंग डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी B। सिंपल सी बात है कि अगर ये V रफ्तार से आगे जाएगा, जिस समय ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये VA की रफ्तार क्या होगी? अरे कोई खास बात नहीं है। क्यों भैया, ये V से नीचे जा रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट V से नीचे जा रहे होंगे। अरे ठीक है भाई, तो यहां वाला जो पॉइंट है रस्सी वाला, ये इधर V से जा रहा है, और ये जो स्ट्रिंग, ये रिंग वाला हिस्सा है, ये रिंग वाला हिस्सा इधर की तरफ जा रहा है, कितने से, ये इधर जा रहा है VA से।
अब समझना क्या है कि VA का इस ऑब्जेक्ट का जो रफ्तार होगा वो रोप के अलोंग रोप की रफ्तार के बराबर होगा। तो इसकी रफ्तार रोप के अलोंग कितनी होगी, तो वो होगी अपने पास VA cos थीटा, और वो बराबर होगी किसके, वो बराबर होगी सर V के। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी V बाई cos थीटा, जिसको लिख दिया जाएगा क्या भाई साहब, VA इक्वल्स टू V सेक थीटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अच्छा आंसर आपके पास। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कॉन्स्ट्रेन मोशन को और समझते हैं और फील करते हैं। देखो अब अपने पास इसी तरह का रिस्ट्रिक्टेड कॉन्स्ट्रेन मोशन आया, किसका है भाई, कि एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो अगर ये इस समय इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो ये इधर कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रही है। ठीक है सर, चलिए इसको करने के दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं, कि ये वाली लेंथ को मान लो x, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ आपको दे रखी है, ये वाली लेंथ, इसको मान लो आप y। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और मैं ये मान ले रहा हूं कि ये जो भी बार है, इस बार की लेंथ जो है वो एल है। ठीक है, समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। इसके साथ मैं आपके दिमाग में सेट करने वाला एक बहुत तगड़ा सा उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट भेजूंगा। अगर आप उसको समझ जाओगे, अगर आप उसको समझ जाओगे सर, तो फिर आपको इतने बड़े मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये क्या है, ये एक इलैबोरेटेड फॉर्म है, जो मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, और आपका कर्तव्य है इसको समझना। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, वन लाइनर आंसर भी मैं आपको इसके समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। पहले इलैबोरेटेड फॉर्म देखते हैं। मैं कह रहा हूं इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x dx बाई dt, और ये जो y स्क्वायर वाला था बच्चा, ये क्या हो गया, ये हो गया 2y dy बाई dt, और ये एल स्क्वायर हो गया अपने पास। भाई एल तो लेंथ ऑफ द रॉड था, एल तो कांस्टेंट था, और जब भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x dx बाई dt इक्वल्स टू 2y dy बाई dt, लेकिन लग जाएगा साथ में एक माइनस साइन, ये इधर जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। सर बहुत बढ़िया, dx बाई dt क्या हो जाएगा सर, vx हो जाएगा। ठीक है, और भाई d, ये 2 से ये 2 काट दो, और dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा vy। ठीक है, अब इस y को यहां लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई वाई। इसका क्या मतलब है, कि सिंपल सी बात है कि भैया अगर हम इधर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माने हैं, ये नीचे आ रही है, मतलब ये मेरा समय के साथ जो y है वो घट रहा है। ध्यान दीजिए, समय के साथ मेरा ये जो y है ये घट रहा है, और x मेरा बढ़ रहा है। इसी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है, और इस नेगेटिव साइन का कोई अदर फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये देखिए, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये अपना y घटेगा। अरे भाई dy बाई dt, समझना, चेंज इन y मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ध्यान से देखना, चेंज इन y मेरा नेगेटिव होगा। भाई मेरा चेंज इन y नेगेटिव होगा तो मेरा vy भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से vy की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो भैया, vy की वैल्यू मिल गई x बाई वाई, ये x है ये y है, x बाई वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, x बाई वाई को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ vx। ध्यान देना, x बाई वाई को मैं लिख सकता हूं cot 37। अरे भाई क्या बात है, तो vy की वैल्यू है माइनस, vx का मतलब क्या है भाई, vx का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से पड़ेगी। तो चलो वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को समझते हैं। तो वो जो ट्रिक है उसकी बेसिक सी कहानी है कि आप एक एक्सिस ड्रॉ करिए, किसके अलोंग, इस रॉड के अलोंग, और सोचिए और समझिए। सर क्या सोचे और क्या समझे, आप ही सोचवा दो और समझा दो। तो सर मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट को मानो ए और ये पॉइंट को मानो बी। अब ये बताओ कि क्या ए और बी के बीच का जो ये गैप है एल, ये चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है इसके मोशन के साथ। तो सर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग इनके बीच का गैप अगर चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, तो मतलब इस एक्सिस के अलोंग अगर इसकी रफ्तार है va और इसकी रफ्तार इधर की तरफ है vb, तो va जो होगा वो vb के बराबर होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। रिलेटिव वेलोसिटी इनके और इनके बीच की जीरो होगी, तभी ये जो गैप है
तभी ये जो गैप है ये कांस्टेंट रहेगा। और हम जानते हैं कि जब रॉड यहां से यहां स्लाइड कर रही है तो इस एल में कोई चेंज हो नहीं रहा है। यही कॉन्सेप्ट समझना था। तो सर ये 10 मीटर पर सेकंड से ये पॉइंट आगे जा रहा है, ये 37 है, तो ये भी 37 है। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 cos 37। समझना, VA इक्वल्स टू आगे आपके पास 10 cos 37 और 10 cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब ध्यान से देखो, ये 37 है तो ये कितना होगा, ये 53 होगा। ठीक है, तो VB कितना होगा, अगर तुम यहां से ध्यान से देखोगे तो VB जो मिलेगा वो तुमको मिल जाएगा V cos 53। खत्म बात। अब V cos 53 की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 8 जा 40, और ये V आपके निकल कर आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि ये कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि ये जो रॉड पे ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, इनके बीच में कौनो रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब है ये जो एक्सिसवा है इस रॉड के अलोंग, ये जो एक्सिस है इस रॉड के अलोंग, यहां जो रफ्तार आ रही है VA, यहां जो रफ्तार आ रही है VB, ये दोनों बराबर होंगे बच्चा। और अगर बराबर होंगे तभी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर सोचो VB तुम्हारा कम हो जाए VA से तो ये बीच में से फट जाएगा, और अगर VB तुम्हारा ज्यादा हो जाए VA से तो ये रॉड मुड़ जाएगी। और यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट कि मैं ऑब्जर्व किया, मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया और आपको डिलीवर कर दिया। आपने फटाक से इसका आंसर निकाल दिया। कितना आंसर निकाल दिया, 40/3 मीटर पर सेकेंड। आइए अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक सवाल दे देता हूं एज अ होमवर्क। ठीक है, जिनको आप ट्राई करेंगे। 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है आपका किस पर बेस्ड, एक क्वेश्चन है आपका स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट पर बेस्ड, और एक क्वेश्चन है आपका रॉड पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बताएंगे जरूर, बट आगे आपकी मर्जी है सर। बता देंगे तो अच्छा है, नहीं बताएंगे तो कोई बात ही नहीं है भाई। मान लीजिए फिर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, 37 डिग्री, और यहां पर अपने पास एक बॉक्स है, ध्यान से देखना। ये अपने पास एक बॉक्स है, यहां पर अपने पास एक पुली लगी हुई है। ठीक है, और फिर यहां पर अपने पास एक और बॉक्स है। ध्यान से देखो, इस जगह पर अपने पास एक और बॉक्स है, यहां पर एक और डिब्बा है। ये डिब्बा जो है ये इस समय इस पुली से ऐसे जुड़ा हुआ है। ये जो पुली है ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे। ठीक है सर, तो ये कितनी रफ्तार से आगे जाएगी, यहां भी एंगल बन रहा है 37 डिग्री। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि इसकी रफ्तार क्या होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, ये आपके पास 2 दीवारें हैं। इन 2 दीवारों पर एक रॉड ऐसे अटकी हुई है। ठीक है सर, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, यहां पर जो एंगल है ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छा। अब मुद्दे वाली बात क्या है कि ये पॉइंट जो है, ये रॉड का ये हिस्सा इधर जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। तो सवाल ये पूछा गया कि अगर ये आगे जाएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, तो बताइए इसकी रफ्तार क्या होगी। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, और अगर आप ये लेक्चर पूरा पढ़ रहे होगे तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, ये था अपने पास स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट एंड रॉड में छोटा सा कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ठीक है, रॉड का कॉन्स्ट्रेंट मोशन एक इंडिपेंडेंट टाइप पार्ट है, आसान हिस्सा था, एक बार में समझ आ जाने वाला पार्ट था, वो मैंने आपको यहां पर बहुत बखूबी नीट एंड क्लीन तरह से समझा दिया, बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट करो, कॉन्सेप्ट को सीखो और सवाल लगाओ। बढ़िया डीपीपीज आपको मिलेंगी लगभग 70-80 क्वेश्चंस की, पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। अगर आप उसको लगा लेंगे तो आपका काम बन जाएगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है सर, अब अपने पास अगला क्वेश्चन है मूवेबल पुली, कि इस पुली से एक, देखो ये पुली है आपके पास, इस पुली से एक ब्लॉक लटका है ए,
और एक दूसरा ब्लॉक लटका है बी, और ये पुली जो है ये वीपी से ऊपर जा रही है। तो सवाल ये कहा गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन वीपी, वीए एंड वीबी। सवाल क्या पूछा गया कि आपको रिलेशन निकालना है वेलोसिटी ऑफ पुली, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी के बीच में। सर बहुत बढ़िया। तो मुझे ये पता है कि इसमें एक चीज नहीं बदलने वाली है, चाहे ये कहीं भी चले जाएं, और वो क्या है भाई? वो क्या है जो नहीं बदलने वाला है? तो वो ना बदलने वाली चीज है कि ये वाली लेंथ x1 और ये वाली लेंथ x2, तो इस x1 प्लस x2 का जो सम होगा ये ना बदलने वाली चीज है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मत चले जाना, रिलेटिविटी स्टिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स में मत चले जाना, वहां लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज होती है। सर लाइट की स्पीड से घुमा दे तो क्या होगा? अरे पागलों वाली बात नहीं करनी है, यहां अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और ये मैकेनिक्स बहुत स्टैटिक वाली मैकेनिक्स है, जहां अगर कोई चीज दौड़ भी रही है 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200, बहुत उड़ा के कर लोगे 1000 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। इतने में मास वास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास में मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये बड़े बड़े हाई फाई नाम मास्टर भौकाल मारने के लिए ले रहा है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध मात्र भी मत समझिएगा। अपने जीवन में जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको बस पकड़े रहिए, समझे रहिए, आंसर निकाले रहिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर, क्या है? ये है x1, ये है x2, x1 प्लस x2 बराबर है l के लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के, जो कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt इक्वल्स टू कितना? 0। लेकिन x1 और x2 में जो चेंज ऑब्जर्व करना था ग्राउंड फ्रेम में बैठ के, वो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पुली भी भाग रही थी। तो x1 किस रेट से चेंज हो रहा है, x2 किस रेट से चेंज हो रहा है, ये देख पाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा एक काम करो, ऐसी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हनुमान जी की तरह सूक्ष्म रूप धरिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो भैया अभी आपको लंका जलानी है तो पहले सूक्ष्म अवतार धरना पड़ेगा। आइए सूक्ष्म अवतार धरिए और इस स्ट्रिंग के ऊपर बैठ जाइए, इस पुली के ऊपर बैठ जाइए। अब जैसे ही आप पुली के ऊपर बैठेंगे क्या होगा? अब आप इसका चेंज देख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, अब आप इसका भी चेंज देख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx1 बाई dt को लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू पुली, और dx2 बाई dt को लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली, दैट इज इक्वल टू 0। अरे ठीक है, बने हनुमान जी तो फायदा हुआ ना? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी भक्त थे, तो आप भी भक्ति करिए, आपको भी फायदा मिलेगा, बहुत मजा आएगा आगे। अब समझो क्या है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी, और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे मास्टर अपनी भक्ति करने के लिए कह रहा है। नहीं रे बच्चे, अपने माँ बाप की भक्ति करो, अपने गुरु जी की भक्ति करो, ठीक है? और वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, दिन अच्छा है, ठीक है? गुरु जी की भक्ति तो करनी ही चाहिए। अगर हम तुम्हारे गुरु हैं तो थोड़ा बहुत मेरा भी कर लेना, अच्छा लगेगा हमको, बुरा नहीं लगेगा। बस चाहिए तुम्हारा डिवोशन की हम जो सिखा रहे हैं वो तुम्हारे तक पहुंच जाए, दैट्स इट। हमारी मेहनत को एक आइडेंटिटी मिल जाए, इससे ज्यादा हमको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है? चलो भाई देखो, अब क्या होगा, अब यहां से क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। तो वेलोसिटी ऑफ पी की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। अरे क्या बात है यार, क्या सही रिजल्ट मिला। तो अब जब ये रिजल्ट मिला हमको, तो हमने सोचा, हमने एक और बात सोची, और वो बात क्या सोची? हमारे दिमाग में, हमारे इस खोपड़ी में एक सोच आई, और वो सोच क्या आई वो मैं आपको सोचवा देता हूं। वो सोच ये आई कि देखो, ये रिलेशन जो ऐसे डिफरेंशिएट करके निकाला गया है, इसको निकाले जाने का एक और तरीका था, और वो तरीका क्या था? वो तरीका मैं आपको बता दूं। देखो, ये पूरी रस्सी एक कॉमन रोप है, एक सिंगल रोप है। इस रस्सी पर जितने कांटेक्ट पॉइंट हैं वहां पर बिंदी लगा लो। क्या लगा दो भैया? वहां पे बिंदी लगा दो। एक कांटेक्ट पॉइंट यहां पर है, यहां बिंदी लगा दिया। एक कांटेक्ट पॉइंट यहां है, यहां बिंदी लगा दिया, यहां बिंदी लगा दिया, और यहां बिंदी लगा दिया। अब उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको संभालना। मेरी जिम्मेदारी है आसानी से डिलीवर करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको आसानी से अपने पास कैरी कर लेना। आ जाओ देख लो क्या है भाई, कि जब इस वाले बिंदी की बात करेंगे, जिस भी बिंदी की बात करेंगे, बस वही बिंदी चलेगी, और सारी बिंदी को रोक दो। ये रुक गई, ये रुक गई, ये रुक गई, ऐसा अपन मान रहे हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए, जो हर जगह काम आएगा। हर बार हमको डिफरेंशिएट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान दिए रहना। इन सब को अगर मैं रोक दूं और इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, तो ये बताओ, ये रस्सी क्या ढीली नहीं हो जाएगी?
सर हो जाएगी। अगर सब रुके हुए हैं, केवल यही ऊपर जाएगा तो ये रस्सी ढीली हो जाएगी। अगर ये रस्सी ढीली हो जाएगी तो मैं लिखूंगा इसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी नेगेटिव। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब इस वाले पॉइंट पर आओगे, पॉइंट 1 खत्म, पॉइंट 2 पर जब तुम आओगे तो सबको रोक दो। अगर ये ऊपर जाता है तो क्या ये रस्सी को खींचेगा? अगर ये रस्सी को खींच रहा है, अगर ये रस्सी को खींच रहा है तो ये होगा पॉजिटिव। तो देखो ये पूरी पुली वीपी से ऊपर जा रही है, मतलब ये भी कितने से जाएगा ऊपर? वीपी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, ये कांटेक्ट पॉइंट भी कितने से ऊपर जाएगा? वीपी से, क्योंकि पूरी की पूरी पुली कितने से ऊपर जा रही है? वीपी से ऊपर जा रही है। ध्यान से समझना। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये रस्सी बढ़ेगी कि घटेगी? भाई ये रस्सी स्लैग कर जाएगी या ये रस्सी में खिंचाव आ जाएगा? तो दिख रहा है कि अगर मैं इसको इसको और इसको रोक दूं और इसको मैं ऊपर खींचूं तो ये रस्सी खिंच जाएगी, और खिंचेगी तो ये भी क्या होगा? वीपी। अरे होगा भाई। और उसके बाद देखना है बी वाले को, ये कहां जा रहा है बच्चा? ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, सबको रोक दो, इसको चला दोगे तो ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस वीबी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओहो, वीए माइनस वीपी प्लस वीबी, या माइनस वीए प्लस वीपी माइनस वीबी इक्वल टू 0। अरे क्या दोनों सेम रिजल्ट है यार? इससे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? वीए प्लस वीबी बाई 2 दैट इज इक्वल टू वीपी। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो सोचो, जो हम ऐसे डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं ये हम आसानी से एक लाइन में कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हमको होने वाली नहीं है। अरे क्या ये बात समझ आ रही है? चले कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा ले। सर अगर एक पुली की जगह 2-3 पुली हो, एक ब्लॉक की जगह 3-4 ब्लॉक हो, तब क्या करेंगे? तो हम बताएंगे कि आप क्या करेंगे। हम सिखाएंगे आपको कॉन्सेप्ट इसी मेथड से। बार बार अपन डिफरेंशिएट करने नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास समय कम है और हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू कैसे निकाले हो। निकालना इंपॉर्टेंट है, हर बार सही निकालना इंपॉर्टेंट है। वो मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं आपसे पूरी तरह निभाऊंगा। बस आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जिम्मेदारी के साथ अपने भेजे में रख पाए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी क्या है सर? आगे की कहानी है सेकंड फॉर्मेट, वन पुली इज मूविंग, वही पीछे वाली बात है। आगे कहानी है कि देखो ये जो है ये ऊपर जाना है। अगर पुली को मैं 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं तो बताओ ये कितनी रफ्तार से ऊपर जाएगा? यही सवाल है। वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। तो देखो भाई, ये एक रस्सी है, बहुत बढ़िया, एक कॉमन रोप है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा क्या? मैं इसमें देखूंगा कि ये रस्सी कहां कहां जुड़ी है। एक यहां कांटेक्ट है, एक यहां कांटेक्ट है, एक यहां कांटेक्ट है, एक यहां कांटेक्ट है। 3 जगह है कांटेक्ट। ठीक है। अच्छा सर ऊपर इधर कांटेक्ट नहीं है क्या? अबे गधा, यहां एक कांटेक्ट पकड़ रहा है, यहां कांटेक्ट छोड़ रहा है। तो जहां पकड़ रहा है, जहां छोड़ रहा है वही मार्क करना है, थ्रू आउट जगह पे नहीं मार्क करना है। ठीक है। तो देखो क्या होगा भाई, क्या होगा कि अगर ये पुली 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा। ये कितने से ऊपर जा रहा है? वीए से। और इसकी रफ्तार कितनी है? सर इसकी रफ्तार है 0, क्योंकि ये फिक्स है। अब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं और सबको रोक दूं, अगर ये ऊपर गया तो ये रस्सी स्लैग कर जाएगी, तो मैं लिखूंगा माइनस वीए। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 10 मीटर पर सेकंड को देखो कि अगर ये पुली ऊपर जाएगी तो सारे पॉइंट को अगर मैं रोक दूं तो मेरा ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये इस रस्सी को बढ़ाएगा। जिस पॉइंट पर होगी बस वही पॉइंट चलेगा और सब के सब रेस्ट में होंगे। बस इसी बात को अपने दिमाग में सेट करना है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मैं लिख देगा +10। क्या बात है। तो ये वाले पॉइंट की भी, ये भी पॉइंट तो ऊपर ही जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो इसकी भी क्या होगी? इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। देखो ये भी रस्सी खिंच जाएगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? +10 मीटर पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू 0। तो वीए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर गलती से आपने ये डायरेक्शन माना और आपका आंसर नेगेटिव आ गया, तो इसका बस इतना सा मतलब है कि द डायरेक्शन दैट यू हैड कंसीडर्ड इज नॉट राइट। और नेगेटिव आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है सर, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा डायरेक्शन नहीं दिया है, हम आपको दे रहे हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है।
तो कहा गया है कि बी की वेलोसिटी बताइए, बी की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी। अगर आप बी की वेलोसिटी निकाल पाए तो मुझे लगेगा कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए मेरे साथ समझेंगे और सोचेंगे कि क्या आप वही सोच रहे थे जो मैं आपको बता रहा था। क्या भाई, देखो ये जो पुली है, ये पुली कौन सी स्टेट में है भाई, तो ये पुली रेस्ट में है। तो एक कॉमन स्ट्रिंग ये है, पहले इस कॉमन स्ट्रिंग की बात कर लें। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 कांटेक्ट पॉइंट है। सर बहुत बढ़िया, ये 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा है। कितने से ऊपर जा रहा है भैया, ये ए ब्लॉक जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो ये इस रस्सी को ढीला कर देगा, ढीला कर देगा, तो मैं लिख दूंगा -10। ठीक है भाई, एक्स चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है तो मेरा एक्स नहीं चलने वाला है। मेरा ये वाला पॉइंट जो है, देखो ये पुली का ना तो ये पॉइंट चलेगा, इसको 0.2 कर दो, ना तो 0.3 चलेगा। 0.4 चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे भाई ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे आ रहा है कितने से, v डैश से। तो ये जब नीचे आएगा तो ये इस रस्सी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो सर नीचे जाएगा तो ये रस्सी खिंच जाएगी, और रस्सी में खिंचाव आया तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा +v डैश दैट इज इक्वल टू 0। खत्म बात। जैसे ही रोप खत्म हुई, कॉन्सेप्ट के आगे आकर लग गया क्या भैया, 0। खत्म बात। अब क्या होगा, अब यहां से v डैश की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब क्या समझना है, अब इसको अलग तोड़ दो, अब इसको अलग तोड़ दो। यहां समझो, यहां समझो, ये तुम्हारा बी था, ये तुम्हारा फिक्स था, ये पूरी की पूरी पुली नीचे जा रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। अरे बहुत बढ़िया। तो देखो वीबी तुम्हारे हिसाब से किधर जाना चाहिए, वीबी तुम्हारे हिसाब से किधर जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि मेरा वीबी नीचे जाना चाहिए, और मैंने इसकी रफ्तार मान ली v। तो सर ध्यान से देखो कितने कांटेक्ट पॉइंट, 1, 2, 3 और 4। अगर ये नीचे जाएगा तो ये इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा। अगर मैं सबको रोक दूं तो भाई ये रस्सी की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, रस्सी को खींचने की कोशिश करेगा, और खींचने की कोशिश करेगा तो मैं लगाऊंगा +v। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये पूरी पुली 20 से नीचे आ रही है, मतलब ये भी 20 से नीचे आ रहा है, मतलब ये भी 20 से नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आएगा तो ये रस्सी स्लैक कर जाएगी। अगर मैं इसको और इसको रोक दूं, ये रस्सी भी स्लैक कर जाएगी, तो मैं यहां पर लिख दूंगा +20 की -20। ध्यान देना, रस्सी स्लैक कर गई तो -20, यहां पर भी कितना, यहां पर भी -20, और ये वाले पॉइंट की रफ्तार कितनी है, ये वाले पॉइंट की रफ्तार है 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। समझो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बी किधर जाएगा, मैं कह रहा हूं तुमने गलती से ऊपर मान लिया तो क्या होता, तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाता, तुम्हारा आंसर -40 हो जाता, और बस तुम क्या करते, -40 होने का इतना सा ही मतलब है कि द डायरेक्शन दैट यू हैड कंसीडर्ड इज नॉट राइट, इज जस्ट रॉन्ग। रॉन्ग का क्या मतलब है कि जो भी डायरेक्शन तुमने मानी है जस्ट उसको 180 डिग्री पलट दो, यू विल हैव अ नाइस एंड राइट आंसर। अरे ठीक है, बुद्धि में जा रहा है, भेजे में कुछ सेट हो रहा है जो हम बता रहे हैं। हमारा कर्तव्य ही यही है कि हम जो बताएं वो आपके भेजे में सेट हो जाए, दैट्स इट। सर अभी मेरा मन नहीं भरा, अभी मेरा मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा, तो मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा और कठिन सवाल पर चलते हैं। अगला कठिन सवाल देखिए, तड़कता भड़कता आपके सामने, और यह कठिन सवाल क्या कह रहा है कि ये ए जो है ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये बी जो है ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो सी कहां जाए, सी कहां जाएगा, कितनी रफ्तार से जाएगा। तो देखो, अगर तुम थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बनो, अगर तुम थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बनो तो तुम ये तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हो कि ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, दोनों नीचे आ रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा। अगर तुमको पहली बार में दिख जा रहा है कि हां ये ऊपर जाएगा तो उसी डायरेक्शन में मान लो, नहीं दिख रहा है तो तुम्हारी मर्जी, जैसे ऊपर मन करे ऊपर मान लो, नीचे मन करे नीचे मान लो, आंसर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सही डायरेक्शन माने होगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, गलत डायरेक्शन माने होगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बुझे, चलो अगर बुझ गए तो इसका आंसर वहां निकाल दो, जरा हम भी देख ले क्या निकालते हो भाई, हम भी देख ले कैसे निकालोगे। देखो, सोचो मेरे साथ, सोच पा रहे हो क्या। देखो, एक ही कॉमन रस्सी है, यो भाई साहब क्या बात है। कितने कांटेक्ट पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस रस्सी पे टोटल 10 कांटेक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इस 10 में से कितने कांटेक्ट पॉइंट की रफ्तार तुमको पता है।
ये रुका हुआ है, ये पुली फिक्स है, देखो यहां से लटक रही है, ये फिक्स है, मतलब इन दोनों की रफ्तार कितनी है, इन दोनों की रफ्तार 0 है। ये दोनों भी फिक्स है, इनकी भी रफ्तार कितनी है, 0 है सर। ये देखो ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, मतलब ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा। अरे पूरी पुली 2 से जा रही है तो दोनों पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएंगे ना, बुझे कि नहीं बुझे। यहां देखो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, खत्म बात। अब आपको वीसी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं रोक दूं, बस केवल मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो मेरी ये रस्सी छोटी हो जाएगी या मेरी रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा -VC। ठीक है, ये दोनों चल ही नहीं रहे, कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। ये चल रहा है, कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये इस रस्सी को खींच के तोड़ने की कोशिश करेगा, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, +2। ये भी इस रस्सी को खींचने की कोशिश करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, +2। ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों लोग जिस पुली से जुड़े हैं वो पुली चल नहीं रही है, वो पुली रेस्ट में है। ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने से, 5 से, इस रस्सी को बढ़ाएगा, इस रस्सी को खींचेगा तो +5 कर देंगे, और ये वाला पॉइंट भी इस रस्सी को खींचेगा तो इसको भी +5 कर देंगे और बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि ए भी अपना चल नहीं रहा है, फिक्स है। तो यहां से VC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 2 4 और 5 5 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 14 मीटर पर सेकेंड। अब तुम समझो, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने जाते तो भैया ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल होता, यहां मास दिया होता ए और बी की जगह, और आपको एक्सेलरेशन को रिलेट करके फ्री बॉडी डायग्राम बना के रस्सी के अंदर टेंशन निकालना होता, मुझे तो इतना कठिन काम होता, और उससे जो काम 1 मिनट में भी होना है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करके बड़ा बनाओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई जाती हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें और इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, समझे? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं सोच रहा था, जो सोचकर मैंने इसका आंसर निकाला 14 मीटर पर सेकेंड, वही आप भी सोच रहे होंगे। इसके अलावा आप कुछ और अलग तो नहीं ही सोच रहे होंगे, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। शायद एक आध बार और रिपीट होगा क्या, अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी इनको नहीं आना है, इसके बाद आना है इनको, पहले इसको देख लो। ये देखो मेंस 26 जून 2022 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रेन मोशन का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भौकाली सवाल। सवाल कह रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर A1, A2, A3 एंड A4 are the acceleration of masses m1, m2, m3 and m4 respectively. Which of the following relation is true for this arrangement? ये सवाल मेंस 26 जून 2022 का बढ़िया सवाल पूछा गया है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो आपको ना तो A1 की डायरेक्शन पता, ना तो A2 की डायरेक्शन पता, ना तो A3 की डायरेक्शन पता, ना तो A4 की डायरेक्शन पता, किसी की डायरेक्शन नहीं पता। तो आप क्या मानोगे? तब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं किसी के आगे नेगेटिव साइन लगा है क्या, कहीं किसी के आगे नेगेटिव साइन लगा है क्या, नहीं, किसी के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा है, मतलब सबकी सबका डायरेक्शन एक ही है, चाहे सबका ऊपर मान लो चाहे सबका नीचे मान लो। तो मैं कह रहा हूं एक काम करो, तुम सबका डायरेक्शन ऊपर मान लो। ये तुम्हारा हो गया A1, ये तुम्हारा हो गया A2, ये तुम्हारा हो गया A3 और ये तुम्हारे पास हो गया A4। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब क्या होगा, अब तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कोनो खास बात नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये वाली जो पुली है ये फिक्स है, ये तो चल नहीं रही है, तो अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है तो ये पुली जो है ये A1 से नीचे आएगी, ये क्लियर है। ये मेरा पुली 1 है, ये मेरा पुली 2 है। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट तो बस इतना सा कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, वो बेचारा कह रहा है कि अगर ये पुली 2, देखो अगर ये अपने पास जो पुली 2 है, P2 जो है, ये अगर अपने पास A1 से नीचे जा रही, तो इस पुली 2 से एक ब्लॉक जुड़ा है जिसका मास है m2, और इस पुली 2 से एक और पुली जुड़ी है जिसका नाम है पुली 3। तो ये पुली 3 नीचे जा रही होगी कुछ AP3 से, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, क्यों मान लिया? क्योंकि मेरा m2 कहां जा रहा था, मेरा m2 ऊपर जा रहा था, कितने एक्सेलरेशन से, A2 एक्सेलरेशन से। अब ध्यान से देखो, अब फिर से कॉन्स्ट्रेन लगाओ, एक कांटेक्ट, दूसरा कांटेक्ट, तीसरा कांटेक्ट, चौथा कांटेक्ट। अगर मैं इन 3 को रोक कर इसको चला दूं ऊपर की तरफ
तो ये रस्सी जो है भैया, ये रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी तो मेरा A2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब रस्सी में खिंचाव आएगा तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव माने जाएंगे, अगर रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो नेगेटिव माने जाएंगे। अब देखिए, अगर ये पूरी पुली A1 से नीचे आ रही है तो ये भी A1 से नीचे आएगा, ये भी A1 से नीचे आएगा, मतलब ये भी रस्सी को घटा रहा है, ये भी रस्सी को घटा रहा है, तो -2A1। और ये पुली 3 क्या कर रही है, पुली 3 क्या कर रही है, पुली 3 रस्सी को बढ़ा रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये रस्सी को खींच रही है, ये हो गया 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3 बेटा बराबर हो गया किसका, ये बराबर हो गया 2A1 प्लस A2 के। ये तुम्हारे पास हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली 3। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा भाई, बिल्कुल होगा। ये रहा तुम्हारे पास पुली 4। अब तुम पुली 4 को देखो, अब तुम अगर पुली 4 को देखो, ध्यान से समझो, तो इस पुली 4 से एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है M3 और एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है, ये है अपने पास M4। मुझे दोनों की डायरेक्शन किधर माननी थी, इसकी A3 और इसकी A4, दोनों ऊपर की तरफ। ये कहां आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2A1 प्लस A2 एक्सेलरेशन से। अब क्या है भाई, अब इसमें मैं कांटेक्ट पॉइंट ढूंढूं, एक कांटेक्ट, दूसरा कांटेक्ट, तीसरा कांटेक्ट और चौथा कांटेक्ट। बस सिंपल फील है कि अगर ये ऊपर जाएगा, सबको रोक दोगे तो ये रस्सी को स्लैक करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, -A3। ये भी नीचे आ रहा है, ये भी इस रस्सी को ढीला कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2A1 -A2। सेम यही हाल इस पॉइंट का भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, -2A1 -A2। और ये कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा -A4 दैट इज इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन करके 0 से -1 से डिवाइड कर दो, 0 हो गया सर। तो क्या हुआ, ये अपने पास 2A1 कितना हो गया, ये हो गया 4A1, एक A2 2 A2 कितना हो गया, 2A2। ठीक है, एक अपने पास A3 और एक अपने पास A4 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। कोनो ऑप्शन है क्या, कोनो ऑप्शन है क्या, हाँ भैया, 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझिए, मैं समझाने आया इस क्वेश्चन को तो हार्ड एंड फास्ट अपने को 3 मिनट लगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर रहे होते, अगर इसी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर रहे होते तो बहुत हार्ड एंड फास्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो बहुत हार्ड एंड फास्ट आपको 1 मिनट लगता। अब 1 मिनट में आपके पास जेईई मेंस का 4 नंबर का सवाल 2022 में सॉलिड हो जाता। ये बात समझ रहे हैं, बहुत कुछ हाई फाई नहीं आता, वही हर एक लाइन आएगी जो आप अपने लेक्चर में पढ़ रहे हो। बस ये जो ज्ञान मिल रहा है ना, ये ज्ञान समझ लो एक इनवैल्यूएबल नॉलेज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये नॉलेज अगर तुम्हारे पास है, ये स्किल सेट तुम्हारे पास है, तो तुम जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर ले जाओगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत सटीक तरीके से नोटिस करना है और नोटिस करके उसको प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में भुना के कॉन्सेप्ट को सीख कर फिर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलो आओ अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी है भाई वेज कॉन्स्ट्रेन। वेज कॉन्स्ट्रेन के पहले एक और छोटा सा कॉन्स्ट्रेन का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ये भी पुली पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है, अभी मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको सही तरीके से करके ले आओगे। देखो भाई क्या है भाई, ये कह रहा है कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये बी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये बी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो बताओ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ए एंड बी एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो भाई देखो क्या बात थी, तो मुझे दिखा कि अगर ये इधर बी से जा रहा है, देखो ये अगर ये इधर बी से जा रहा है तो ये पुली भी इधर कितने से जा रही है, बी से जा रही है। कितने से जा रही है भाई, बी से जा रही है। ठीक है, पुली मूवेबल है। अगर मैं किसी तरह से पुली को रेस्ट में फील कर पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। और वो क्या है, वो क्या है कि मैं इस वेज के ऊपर बैठ जाऊं। ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेज के ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे क्या नजर आएगा। बस ये याद रखना कि ये ए जो इधर दिख रहा है, ये इधर जाता हुआ किसके रिस्पेक्ट में दिखेगा, ये दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज में ही इधर जाते हुए नजर आएगा, अदरवाइज ऐसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। अगर मैं इसके ऊपर बैठ गया तो मुझे ये वॉल जो है वो बी एक्सेलरेशन से आती हुई नजर आएगी। मतलब एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैं बैठा यहां पर हूं।
अगर मैं यहां से बैठकर देख रहा हूं तो मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि ये पॉइंट आगे की तरफ आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, b से। ये दोनों रुके हुए हैं और ये नीचे जा रहा है a से। तो देखो ये जो है ये पॉइंट इस रस्सी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो सर ये इसके पास आ रहा है, रस्सी को ढीला कर देगा, तो ये हो जाएगा -b। ये दोनों चल नहीं रहे क्योंकि अपन कहां बैठ गए, अपन बैठ गए भैया इसी वेज के ऊपर। ध्यान से देखो, इसी के ऊपर बैठ गए अपन। तो जब इसके ऊपर बैठ गए हैं तो ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये इधर जा रहा है कितने से, a से। तो ये हो जाएगा +a दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, a की वैल्यू आ जाएगी भाई b के बराबर। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप ट्राई करिएगा और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। आंसर अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये फील आएगा कि हमारा बच्चा लोग मेहनत कर रहा है। और जब ऐसा फील आ जाता है ना मास्टर को, तो मैं बता दूं भाई साहब, वो मास्टर के जीवन का सबसे उत्तम चीज होता है। वो और मेहनत करके आता है और बढ़िया से और अच्छा नॉलेज और आसान तरीके से कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो ये बात सोचे रहिएगा, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, यहां पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, चलिए हाँ भाई बना दे रहे हैं, बढ़िया सुंदर डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो पाएगा भाई, बस इतना ही कर पाएंगे। यहां पर ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये अपना ऐसे बना हुआ है, जो भी है समझ लेना इसको। फिर यहां पर भी एक अपने पास पुली लगी हुई है, इस वाली पुली को चुन लेते हैं। ये अपने पास एक और पुली लगी हुई है यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर भी एक और पुली लगी हुई है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, मजा ही आ जाएगा एकदम से। और भैया अब हम हाथ से बना दे रहे हैं, बहुत हुआ, अब इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये यहां से ऐसे जुड़ी हुई है, ये पुली इस दीवार में फिक्स है, ये पुली इस दीवार में फिक्स है। यहां पर एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो पूछा गया है कि एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। अगर मैं कह रहा हूं इसका एक्सेलरेशन बी है, तो अब बताइए ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का रिलेशन निकालना है आपको। वैसा ही सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे, मन लगाकर देखेंगे तो आंसर जरूर निकल जाएगा। सर कोनो खास बात इसमें नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि ये जो ए दिया है ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज दिया है। क्यों? क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ही ये ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। कैसे सर मैं आपको बता दूं, देखो इसको फील करना, ये देखो ये यहां पर है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं, देखो इस पेन को मैं इस इंक्लाइन प्लेन से ऐसे छोड़ दे रहा हूं। कुछ कॉपी वॉपी नहीं है क्या यहां पर यार? अरे है कि नहीं है भाई? नहीं है यार, कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है कोई बात नहीं, तब भी समझाता हूं मैं यार। ये देखो, हाँ पेपर मिला, देखो ये ध्यान से देखना, इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं, ये यहां आकर मुझे मिल रहा है। कैसे इंक्लाइंड जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इसको मैं यहां छोड़ रहा हूं। अरे बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है भाई? कि अगर मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं और मैं यहां ले जा रहा हूं, तो ये कहां गिर रहा है? पहले ये इस एंड पे यहां गिर रहा था, इस जगह पे गिर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको पीछे खींच दूंगा तो अब ये यहां गिरेगा। ये बात समझना। क्यों भाई? क्योंकि तब ये इसके रिस्पेक्ट में इधर भी जा रहा था और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे भी जा रहा था। यहां जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो इधर दे रखा है। ऐसा आपको तभी नजर आएगा जब आप कहां से देखोगे, तो आप वेज से देखोगे बच्चा, तभी जाकर ऐसा नजर आएगा, अदरवाइज नजर आने वाला नहीं है। ये बात समझे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये। ठीक, चले आगे बढ़े। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मिल गया, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको बताता हूं, बहुत ही दमदार चीज है। अगर आप समझ पाए सर तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं। समझिएगा सर, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा फील दिला रहा हूं। ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, जैसा तुमको यहां पर मिला था।
जैसा तुमको यहां पर मिला था, ध्यान देना, ऐसा ये ए दे रखा है, ये क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, याद रखिएगा ये ए के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, और ये ए क्या है, ये ए जो है ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपको क्या निकालने के लिए कह दिया जाए, अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होगा, ये नीचे भी जा रहा है और वेज के साथ आगे भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहीं इधर आएगा, ये बात का फील होना चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड, ये होता है अपने पास। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है ना। ओहो क्या यार, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मुझे पता है, और ये मैं जानता हूं किसके बराबर होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मुझे पता है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना, ये इधर चला आया, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में बच्चा ये तुमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कैसे निकालोगे, अब तुमको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए इधर है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो तुम्हारे पास ये है, ये ए इधर है, ठीक है भाई, और ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल कितना है, ये तुम्हारे पास पूरा एंगल 180 था, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। तो अब जब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा आपको गिवन है, कॉस 180 माइनस थीटा आपके पास हो जाता है माइनस कॉस थीटा, और जब आप इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देख लीजिए, ये मिल गया मैग्नीट्यूड। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है भाई, तो क्या करना है, यहां से एक लाइन खींचनी है, यहां से एक लाइन खींचनी है, ये रिजल्ट बनाना है। देखिए, ये रिजल्टेंट होगा अगर आप यहां से अल्फा मान रहे हो, ठीक है, ये एंगल आप अल्फा मान ले रहे हो, तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, जिससे अल्फा नहीं जुड़ा है, जिससे अल्फा जुड़ा है, इस वाले ए से जुड़ा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दो। जिससे नहीं जुड़ा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा साइन और एक होगा कॉस, तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन 180 माइनस थीटा, और भाई जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉस 180 माइनस थीटा। अगर ये लाइन आपको लिखना समझ नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा, तो प्लीज आधार सीरीज में जाइए, वेक्टर्स को बहुत ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन को अच्छे से देखकर आइए, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके पास ए साइन थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। खत्म बात, ठीक है, ये आपके पास हो गया tan अल्फा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा काम था आपको इसके रिलेटिव मोशन का फील दिलाना, ये बहुत जगह काम आएगा, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा, ये सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको फील किए रहिएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी ये काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, और अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रेन के आखिरी टाइप का, जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है क्या, वेज कॉन्स्ट्रेन। क्या नाम है, वेज कॉन्स्ट्रेन। वेज कॉन्स्ट्रेन के भी क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये आधा कॉन्सेप्ट है, आधा कॉन्सेप्ट आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ आएगा जब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, ठीक है सर। क्या है कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है इसमें कि अगर मैं इसको
अगर मैं इसको v रफ्तार से इधर खींच रहा हूं तो बताना है कि ये जो रॉड है ये कितनी रफ्तार से नीचे जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको v रफ्तार से आगे की तरफ खींच रहा हूं, अगर मैं इसको v रफ्तार से आगे की तरफ खींच रहा हूं तो बताना है मुझे भाई, क्या बताना है मुझे कि ये जो रॉड है ये कितनी रफ्तार से नीचे जाएगी। अगर वेज को आगे ले जाओगे तो रॉड नीचे जाएगी, लेकिन कितनी रफ्तार से जाएगी ये आपको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी होगी। वो क्या है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये नॉर्मल, ये जो लाइन है लाइन ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ कांटेक्ट। बहुत ध्यान से, बहुत प्रिसाइजली इसको समझना, मजा आ जाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी। ये प्रिसाइज्ड लाइन है। अब क्या है कि अगर ये आगे जाएगा, ध्यान से देखना, अगर ये आगे जाएगा तो ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट पे ये जो 2 पॉइंट है ना, जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हैं उसके परपेंडिकुलर, इस लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये जो 2 पॉइंट है ना, इनके बीच में कोई सा भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर इसकी रफ्तार इससे ज्यादा हो गई तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, अगर ऊपर वाले पॉइंट की रफ्तार इससे कम हो गई तो कांटेक्ट छूट जाएगा। और ना तो कांटेक्ट छूट रहा है और ना ही ये रॉड इस वेज के अंदर पेनिट्रेट कर रही है। मतलब क्या है मेरा, अब समझेंगे। इतना सारी कहानी बताने के पीछे बस इतना सा ही कारण था मेरा, और वो कारण क्या था वो आप देख लीजिए। ये लाइन है, ये सफेद वाली लाइन को मत देखिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया डायग्राम में, ठीक है। ये लाइन है जो इस वेज से, जो इस लाइन ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये आपका लाइन ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग, ठीक है, कि लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये है। ये तो लाइन ऑफ कांटेक्ट हो गया ना, लाइन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अलोंग, बहुत ध्यान से देखना, एक्सिस के अलोंग जो 2 पॉइंट हैं, एक्सिस के अलोंग जो ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में याद रखना, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन हुआ, अगर इसकी रफ्तार इससे ज्यादा हुई तो ये पॉइंट इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, और अगर इसकी रफ्तार इससे कम हुई तो ये कांटेक्ट छूट जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये V से अगर आगे जा रहा है तो देखो ये मेरा, समझना, ये मेरा वो लाइन है जो कांटेक्ट के अलोंग है, और ये मेरा वो लाइन है, ध्यान से देखना, ये मेरा वो लाइन है जो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है। बहुत अच्छे से फील करना, यहां पर तुम्हारा पॉइंट ए है, यहां पर तुम्हारा पॉइंट बी है। मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे में पेनिट्रेट ना करें या एक दूसरे से अलग ना हो, तो इनके बीच का जो गैप है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट तो यहां चला गया, सर ये पॉइंट यहां चला गया तो ये दूसरा पॉइंट इसकी जगह ले लेगा ना, ये बात समझे रहिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई सा भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई रिलेटिव मोशन हुआ तो ऊपर वाला पॉइंट इसके अंदर चला जाएगा। अगर ऊपर वाले की रफ्तार ज्यादा हुई, अगर कम हुई तो कांटेक्ट छूट जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो बी की रफ्तार इधर की तरफ कितनी है, बी की रफ्तार इधर की तरफ v है, और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, ध्यान से देखना, इसका जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा v sin थीटा, ठीक है सर। और ये जो पॉइंट है ये u से नीचे की तरफ जा रहा है, u से नीचे की तरफ जा रहा है, vr से नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने vr माना है, ये vr से नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत आराम से देखना, समझना और फील करके फिर आंसर करना। अब यहां पर ये वाली जो लाइन है ये यहां एंगल थीटा बना रही है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अब इस VR का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा, देखो इस VR का जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा VR cos थीटा। अगर V sin थीटा, VR cos थीटा दोनों बराबर होंगे तभी ही A और B के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा।
अरे बात समझ आ रही है? तो क्या करोगे भाई, वी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वी साइन थीटा। तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टैन थीटा। सिंपल सी बात है सर। अरे क्या यहां तक कहानी मोटे मोटे तरह से आपको समझ आ रही है? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको फिर कोनो कष्ट होने वाला नहीं है। अरे बूझे कि नहीं बूझे, एक सवाल के साथ कर लिया जाए। आओ एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई, मैं कह रहा हूं कि अपने पास ये एक दीवार है, ठीक है, ये अपने पास एक दीवार है, उस दीवार को थोड़ा ढंग से बना देते हैं, फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बढ़िया सा सवाल है, कोशिश करिएगा कि आप इसका आंसर दे पाए। नहीं भी दे पाते हैं तो ऐसी कोई बुराई नहीं है, बट कोशिश करिए कि आंसर आपसे निकले। आंसर निकलना बहुत जरूरी होता है। आंसर अगर आप निकाल पाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़िया सर। देखिए एक शेप ऐसे बना दी मैंने, ठीक है। अब इसी से मैं एक दूसरी शेप बना देता हूं भाई। चलो आओ देख लो क्या है भाई वो शेप। देखो वो है अपने पास इस तरह से, ये है वो शेप, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्या? हाँ चलो भाई देखो, इसको उठा के ऐसे अंदर लगा। ए भैया गड़बड़ाया गया है। छोड़ो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। देखो आओ समझाते हैं तुम्हें यार, समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये देखो मैं अपने हाथ से बना दे रहा हूं, इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्या परफेक्ट निकल के आया, बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ये जो एंगल है ना, ये तुम्हारे पास एंगल 37 डिग्री है, और ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है। तो बताना है कि ये कितनी रफ्तार से नीचे आएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है इस कॉन्स्ट्रेन का? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हैं उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, एक पॉइंट यहां बनाओ, एक पॉइंट यहां बनाओ। इस पॉइंट की रफ्तार क्या है देखना, इस पॉइंट की रफ्तार कितनी इधर 10 मीटर पर सेकंड, समझना है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। ये 37 है तो ये भी 37 होगा। ये इधर नीचे आ रहा है v से, समझना है। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, और कोई भी रिलेटिव मोशन तभी नहीं होगा, कोई भी रिलेटिव मोशन तभी नहीं होगा जब इसकी रफ्तार इस लाइन के अलोंग और इसकी रफ्तार इस लाइन के अलोंग बराबर होगी। तो देखो इसकी रफ्तार इधर कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 sin 37। सर बहुत बढ़िया, ये 37 है, ये 53 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा v cos 37। समझना, जो कंपोनेंट इसका इधर आएगा वो आएगा अपने पास v cos 37, और ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा अपने पास 10 sin 37 के। v cos 37 की वैल्यू हो गई अपने पास 4/5, और यहां पर 10 sin 37 की वैल्यू हो गई 3/5। इससे ये कट जाएगा 10/4, दैट इज भाई कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, अच्छा 3 तो भूल ही गए भाई, मल्टीप्लाइड बाई 3 भी तो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 7.5 मीटर पर सेकंड। 7.5 मीटर पर सेकंड से ये वेज जो है ये नीचे आएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। एक सवाल मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, उसको जरूर करके ले आइएगा। क्या है भाई कि अपने पास एक ट्रायंगल है, देखना ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक अपने पास वेज लगा हुआ है, ये अपने पास एक ऐसे वेज लगा हुआ है, ये है अपना वो वेज, ठीक है। अरे भाई बना नहीं क्या, ऐसे बनाते हैं इसको, ओहो कलर चेंज कर देते हैं भाई, थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। ये है अपने पास दूसरा वेज, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, ये गाइडेड है इसके ऊपर, कैसे, इधर से ऐसे गाइडेड है कि चलेगा तो इसी के ऊपर चलेगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये और ये जो एंगल दे रखा है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, तो बताना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये आपको बताना है।
अरे ठीक है, रट लेंगे रिजल्ट, इसका तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये ए से आगे जा रहा है तो ए डैश की वैल्यू जो होती है वो ए tan थीटा के बराबर होती है। अगर आप रिजल्ट रट लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। देखिए आपको यहां दिखा है कि वी आर जो है वो किसके बराबर है, वो वी tan थीटा के बराबर है। अगर आप छोटे छोटे रिजल्ट याद करोगे तो इससे क्या होगा कि वेज कॉन्स्ट्रेन का जो एनएलएम में सवाल आएगा वहां पर आपको फिर से कॉन्स्ट्रेन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेज कॉन्स्ट्रेन में बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो कांटेक्ट वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो दोनों की रफ्तार होगी, उस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो दोनों की रफ्तार आएगी, उन दोनों की रफ्तार का जो कंपोनेंट आएगा उसका जो वैल्यू होगा वो दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। ए और बी के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग होनी नहीं चाहिए। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये याद रह जाएगा तो वेज कॉन्स्ट्रेन एक अच्छा पोर्शन है जो आपके साथ जाएगा, आपको मजा दिलाएगा, बढ़िया खुश करेगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, वो मैं आपको फील करा के दिखाऊंगा समय के साथ जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को हिट करूंगा। ठीक है, ये था अपना एक पार्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्स्ट्रेन मोशन क्या होता है। अब कॉन्स्ट्रेन मोशन की एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए हमको कुछ और बेसिक चीजों को पढ़ना जरूरी है। जैसे अपने पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उड़ता हुआ आएगा वो आएगा द फोर्सेस एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। द फोर्सेस एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से अपने पास आता है। इसको पढ़ने से पहले ही अपने पास एक लाइन आ गई जिसका नाम है फोर्स। अब आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज फोर्स, तो आधे लोग तो आंसर करते पुल और पुश। अबे भाई, पुल और पुश इज द नेचर ऑफ फोर्स, इट इज नॉट द फोर्स। तो फोर्स क्या है सर, आप ही बता दो, आप ही बता दो फोर्स क्या है। भाई मेरे लिए कोई खास बात नहीं है फोर्स को बताना, तुम समझो, थोड़ा सा फील करो, तुम्हें मजा आएगा ये सोचकर कि फोर्स क्या है। भाई फोर्स क्या है, फोर्स एक एफर्ट है। क्या है, एक एफर्ट है जो क्या कर रहा है, ये बॉटल यहां रखी थी उसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है, इस बॉटल को दबा दिया, इसका शेप चेंज हो गया। अरे क्लियर है क्या, ये बॉटल ऐसे रोल कर रही थी, देखो ये बॉटल ऐसे रोल कर रही थी, इधर से फोर्स लग गया, इसका रोल करने का डायरेक्शन बदल गया। अरे बात समझ आ रही है, तो फोर्स क्या है, एन एफर्ट दैट चेंजेस, एन एफर्ट दैट चेंजेस। अरे बात समझ आ रही है। अब यही बगल में एक दूसरी बॉटल रखी है, अब इसको दबाए पड़े, ताकत लगा के दबाए पड़े हैं, लेकिन इसके शेप साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या हम फोर्स नहीं लगाए हैं, क्या लगाए हैं बच्चा, तब भी हम फोर्स लगाए हैं। बस गेम क्या है, बस गेम क्या है, जो समझने वाली बात क्या है कि फोर्स है क्या, फोर्स एक एफर्ट है जो क्या करता है, जो शेप साइज पोजीशन या डायरेक्शन चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। क्या है, एन एफर्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, एन एफर्ट दैट चेंजेस। ठीक है, एन एफर्ट दैट चेंजेस। अरे बात समझ आ रही है, जो बदल देता है और टेंड्स टू चेंज, और टेंड्स टू चेंज क्या भाई, क्या भाई, शेप साइज पोजीशन और शेप साइज पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ आ रही, जो बदल दे या बदलने की कोशिश करे, एक ऐसा एफर्ट जो बदल दे या बदलने की कोशिश करे, क्या, शेप साइज पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है सर, अच्छा भाई फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट भाई साहब जान लीजिए न्यूटन होती है, और डिटेल में चर्चा अभी अपन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई एसआई यूनिट न्यूटन होती है और क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर होती है। अभी और आगे बात करेंगे, क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर होती है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब फोर्सेस एंड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहली बात, ये तो अपन फोर्स की बात कर लिए, फोर्स के बाद अब मुद्दे पर आए तो अपने पास आता है इनर्शिया एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान से समझना, फील करना, अगर तुम इनर्शिया को हिंदी में देखोगे ना, इनर्शिया का हिंदी देखोगे ना, तो इनर्शिया का हिंदी होता है भाई जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व। अगर तुम रूट को समझो, देखो जड़ जो होता है वो रूट होता है। अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो प्लांट्स को रोके रखने का काम कर रही हैं। अरे बात समझ आ रही है, प्लांट्स को रोक के होल्ड करने का काम कर रही हैं। अच्छा, बहुत समय पहले हम लोग ये जानते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तभी वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो दौड़ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है।
ठीक है। अपने एक महान इंसान थे जिनका नाम था गलीलियो, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई गलीलियो जो थे वो कहे कि नहीं भैया, दो सिचुएशन है जहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है। बेचारे गला काट दिया गया, मार दिया गया, क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकता है। फिर न्यूटन आया तो उसने अपनी मैथमेटिक्स से भी जस्टिफाई किया कि नहीं भैया, इक्विलिब्रियम की दो स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। और मोशन कैसा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे रेस्ट की बात अपने को समझ आती है, कि मान लो बाइक पे बैठे हैं, बाइक रुकी हुई है और पीछे भी कोई बैठा हुआ है, हम ड्राइवर हैं और हमारे पीछे कोई मोहतरमा मेरी वाइफ बैठी हुई है मान लो, और हम गाड़ी एक्सेलरेट किए और अचानक से एक्सेलरेट कर दिए, पता चला हमारी बीवी पलट गई पीछे। अरे पलट जाएगी ना, क्यों पलट जाएगी कि पहले बाइक रुकी हुई थी, पीछे मोहतरमा बैठी थी, मैं आगे बैठा था, मैं गाड़ी चलाया, मैंने एक्सेलरेट किया। जब तक मैंने एक्सेलरेट नहीं किया मैं भी इक्विलिब्रियम में था, मेरे पीछे जो मोहतरमा बैठी थी मेरी वाइफ, वो भी रेस्ट में थी। लेकिन जैसे ही अचानक से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी जो है वो बाइक से कनेक्टेड है। तो जैसे ही बाइक मोशन में आई, मैं मोशन में आ गया। लेकिन मोहतरमा पीछे रेस्ट में बैठी थी, उनका लोअर पार्ट कनेक्टेड था, वो मोशन में आया, अपर पार्ट वहीं रह गया क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में था। और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो उसी स्थिति में रहना चाहता है। पलटी मार गई पीछे की तरफ। अरे बात समझ आ रही, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है सर, जस्ट इसी का उल्टा। बाइक बढ़िया 100 की स्पीड से चल रही है, वो R15 वाली जिसकी सीट ऐसे उठी हुई होती है, पीछे मोहतरमा बैठी है, आप ब्रेक मारे, मोहतरमा कूद के आगे। क्यों भाई, जब हम 100 की कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे थे तो हमारे ऊपर तब भी नेट फोर्स कितना था, 0। तब भी हम कौन सी स्टेट में थे, इक्विलिब्रियम में, जिसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे ही ब्रेक लगा, मेरी पूरी बॉडी बाइक के साथ कनेक्टेड में थी, मैं रेस्ट में आ गया। लेकिन मोहतरमा जिनका बस केवल लोअर पार्ट कनेक्टेड था, वो रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट मोशन में, और वो मोशन में ही रह गया और वो कूद गए। अरे बात समझ आ रही। इससे न्यूटन ने अपना पहला लॉ निकाला इनर्शिया से, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और उसने क्या कहा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, इट विल बी इन इट्स ओन स्टेट, वो उसी अवस्था में रहेगा। अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। जब उसने ये डेफिनेशन बनाई तो उसने कहा कि दुनिया में जितनी मास बॉडीज हैं उन सब का अपना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ये इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेबिलिटी में होने वाले चेंज को अपोज करती है अप टू एन एक्सटेंट, अप टू अ लिमिट। जैसे पेड़ है, हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका आया, थोड़ा हिला डुला, फिर उसके बाद सीधा हो गया। बहुत तेज हवा का झोंका आया, पता चला पेड़ उड़ गया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू, वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी स्टेबिलिटी में होने वाले चेंज को अपोज करता है। अरे बात समझ आ रही है। अब ये इनर्शिया दो कैटेगरी में है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन है। दोनों का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। 9वीं क्लास की बहुत बेसिक बात है, बहुत डिटेल में घुस के बहुत टाइम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसका, अपन बात करते हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, अरे ठीक है। और ये होता किसके बराबर है, ये P जो है ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। ये P जो है ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी के। इसकी SI यूनिट होती है भैया, SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि क्वांटिटी भाई वेक्टर लगा हुआ है, क्वांटिटी वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगा सर, तो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है सर। दिख रहा है सबको, क्वांटिटी जो है वो कैसी है, वो वेक्टर है, ठीक है। चलिए, जब ये लीनियर मोमेंटम की बात आ गई तब आया अपने पास कौन, तब आया अपने पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ ऑफ मोशन के साथ इनर्शिया जुड़ा, दूसरे लॉ ऑफ मोशन के साथ लीनियर मोमेंटम जुड़ा। और इसमें क्या कहा गया, if the sum of all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remain unaccelerated।
रिमेन एट रेस्ट, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे ठीक है, ये बस दुनिया भर की कहानी बताई गई है, इसका वास्तविकता से कोनो संबंध नहीं है, ऐसे ही कहीं से देखे होंगे, उठा के लिख दिए होंगे, हटाओ। ठीक है, अपन क्या बात करें, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एसआई यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। जब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो अब आ जाएगी बात किसकी, अब बात आ जाएगी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो सर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो कितना लग रहा है, ये डिपेंड करेगा कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, डीपी बाई डी में कितना चेंज हो रहा है, मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना बदल रहा है, इससे पता चलेगा कि बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है। बहुत अच्छा भैया, मास कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है। किसी भी बॉडी के ऊपर कितना नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो डिफाइन होगा किससे भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, चलो इस फोर्स की एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, एसआई यूनिट अभी हम लोगों ने पढ़ी थी न्यूटन, और अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये मिलेगा आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट दैट यू विल गेट फ्रॉम हियर, इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही है? चलो भैया, अगर ये कहानी समझ आ गई, अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप थोड़ा एक स्लाइड पीछे आओ। यहां क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसमें मैं कह रहा हूं सेकेंड से मल्टीप्लाई और सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड हो जाएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दूसरा नाम जो है ये है बच्चा क्या, ये है न्यूटन। अगर ये न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास न्यूटन सेकेंड। अरे ठीक है, अरे बात समझ आ रही है? लीनियर मोमेंटम की दूसरी यूनिट भी पता चल गई, न्यूटन सेकेंड। ठीक है सर, चलिए सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, सर सीजीएस यूनिट होती है डायन, और अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक न्यूटन जो है ये बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डायन के। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, ये होता है 10 टू द पावर 5 डायन के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बढ़िया इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फोर्स है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों का पता होना बहुत जरूरी है। जो पहली बात है उसका नाम है क्या भाई, उसका नाम है मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है भाई, दूसरी बात क्या है भाई साहब, डायरेक्शन, और तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फोर्स जब भी आप पढ़े, किसी भी सवाल में, किसी भी कंडीशन में अगर आप फोर्स को देख रहे हैं तो आप उस फोर्स की इन 3 बातों को ऑब्जर्व करना नहीं भूलेंगे। पहली बात क्या है सर, पहली बात है मैग्नीट्यूड, दूसरी बात है डायरेक्शन, और तीसरी बात है आपकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो भाई पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा है, अदरवाइज चीजें खराब होंगी। अरे ये बात आप जान लीजिए सर, अगर आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, मन लगाकर सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, तो भैया तब आपको आपके जीवन का रस मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट गोल अपने जीवन में पढ़ाई से कुछ करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, फिर उसमें डेडिकेशन के साथ आपको झुकना पड़ेगा। जितना ये सब ज्ञान मिल रहा है, इस सब ज्ञान को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, बड़े बड़े महारथी कह गए हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान की वैल्यू हर जगह होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तुलसीदास कहे थे, क्या कहे थे, कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ठीक है, क्या कहे थे भैया, कहे थे कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के जितना दुर्लभ कुछ नहीं है, और अगर आपके पास ज्ञान है सर, आप जीवन में कभी भी स्ट्रगल करने वाले नहीं हैं।
ठीक है, आप अपने ज्ञान की बदौलत अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ज्ञान को बहुत ध्यान से कंसीडर करिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। आइए अब इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो आपको ये मिला है F इक्वल्स टू ma, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कब पूछा गया था। सर ये पूछा गया था 27 जुलाई 2021 को। बढ़िया सवाल है, बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टाइपिंग एरर है। वो क्या है, ये टी स्क्वायर यहां पर है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, ये t माइनस टी का स्क्वायर यहां पर दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको f पता है, कितना पता है, f नॉट 1 माइनस टी बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि वेयर f नॉट एंड t आर कांस्टेंट, f नॉट और t कांस्टेंट है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t इज, पार्टिकल का मास दे रखा है m। तो ये बॉडी के ऊपर जिस समय फोर्स लग रहा है ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, और ये बराबर होगा 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस टी माइनस टी बाई टी का स्क्वायर। सर ठीक है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास f नॉट बाई m, 1 माइनस इसको ओपन कर दो, यहीं पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, क्या फायदा होगा इसका अभी आपको मिल जाएगा रिजल्ट। अगर आप यहां से टी नॉट स्क्वायर का एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास हो जाएगा एफ नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और यहां क्या, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2t इंटू टी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt। इस एक्सेलरेशन को लिख दिया सिंपल dv बाई dt और इसको सॉल्व कर दिया। dv बाई dt इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई देखो क्या, ये आपके पास टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। अब जैसे ये कट गया ये क्या मिल गया, ये मिल गया 2t इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। अरे भाई ठीक है, अच्छा यहां से dv की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो एफ नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, अरे 2t टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर v तक, क्यों, क्योंकि कह रहा ओरिजिनली एट रेस्ट, और यहां पे कहां तक, 0 से लेकर कहां तक भाई 2t तक, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दो, ये v हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी बाई टू माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। अरे ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपको आंसर क्या मिल जाएगा सर, अब आप लिमिट लगा दोगे 0 से लेकर 2t तक। अब जब 0 से 2t तक लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, और यहां पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये आपके पास 4t क्यूब हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 8t क्यूब बाई 3। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 में से 8 जाएगा 4, और यहां पर आपके पास हो जाएगा एफ नॉट एम इंटू टी, और यहां पर कितना, यहां पर हो जाएगा आपके पास 4/3। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या इसमें सर, हाँ बहुत बढ़िया, 4f नॉट टी बाई 3m। सॉल्व कर लीजिए, 4f नॉट टी बाई 3m आपको आंसर मिल जाएगा। ए विल बी योर राइट आंसर। देख लीजिए कौन सी ऐसी खास बात थी जो अगर आपको काइनेमेटिक्स पता हो, अगर आप काइनेमेटिक्स में इस तरह की चीजें पढ़े हो तो आपको सॉल्व करना कठिन है। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था यार। ठीक है, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी 5 बातें बहुत ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देंगे। सबसे पहला संस्कार, रोज सुबह उठो तो जाकर अपने मां बाप के पैर छुओ, जो भी तुम्हारे आराध्य देवी देवता हैं, जिस धर्म को तुम फॉलो करते हो वहां जाकर अपना सर जरूर झुकाओ, उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। तीसरी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना। मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान देंगे सर, आप ऑनलाइन से जो इतना कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देख रहे हैं, इनको कम कर दीजिए। आप उतना ही कंटेंट कंज्यूम करिए इंटरनेट से जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके गोल्स हैं, उन गोल्स में अच्छा रोल प्ले कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप बड़े बड़े गोल्स मत बनाओ,
आप किसको फोकस करो? आप फोकस करो प्रोसेस पर। अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा, आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, डेली बेसिस के गोल्स बनाओगे, उनको हिट करोगे, आपका प्रोसेस अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि आपने अपना दिन भर का जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो किया है। आप 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब आप रात को सोने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान दें, इस बात का जरूर ध्यान दें कि आज आपका दिन कैसा रहा। आज अगर आपको 10 नंबर में से खुद को रेट करना है तो आप कितने नंबर देंगे? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज खुद को रेट करके सोइए। लास्ट की दो बातें अगर आप ढंग से फॉलो करोगे, वैसे महत्वपूर्ण तो पांचों हैं, लेकिन अगर लास्ट के दो भी आप ढंग से परफॉर्म कर ले गए, सर ढंग से काम कर ले गए, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट के साथ। दैट विल बी द फाइनेस्ट एवर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यू विल गेट ऑन इंटरनेट। ये मेरी अश्योरिटी है आपसे। धन्यवाद।